ये आँख वाँख में भी चुभते मेरे, अदरवाइज कुछ नहीं चुभता। आओ साथ में आते। कैलकुलेशन ऑफ, आप कॉपी मत मारना, आप सिर्फ देखना, हाँ लास्ट में पिक ले लेना। कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस एंड आईटीसी। अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। पांडे जी बस साउंड चेक करो ना। मटेरियल ए कहाँ से लिया? लोकल मार्केट, यानी इंट्रा स्टेट है। कितने का माल खरीदा? 40 लाख का है। 10% लाइन इन स्टॉक, तो यहाँ पे तो 36 आ गया, यहाँ पे तो 36 आ गया, लेकिन यहाँ पे आएगा 40 लाख का 6%, 2.4। मटेरियल बी में आते, आसाम से लिया मतलब इंटर स्टेट है, 30 लाख, 10% एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे 27 लाख आएगा। और आईटीसी भी 27 लाख पे ही मिलेगा। 27 लाख का 12% होता है 32.4। हाँ ऑब्वियसली 3.24। क्या हुआ? 3.24। एबनॉर्मल लॉस का आईटीसी नहीं मिलता, इसलिए 30 लाख पे नहीं निकाला, 27 लाख पे निकाला। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम दिल्ली, यानी इंटर स्टेट है, 6 लाख। नॉर्मल लॉस से मेरे कोई मतलब नहीं है, पूरा कॉस्ट शीट में आएगा। और 6 लाख का 12% पूरा आईटीसी मिल जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट। मशीनरी इंपोर्ट हुआ है, 20 लाख का मशीनरी है। बीसीडी लगा है 2 लाख का, 22 लाख की मशीनरी हो गई। आईजीएसटी लगा है 18%, ठीक है। कॉस्ट शीट में तो मशीनरी आना ही नहीं है, कॉस्ट शीट में तो डेप्रिसिएशन आना है। डेप्रिसिएशन 22 लाख का 20%, 4.4। हाँ आईजीएसटी पूरा मिलना है, तो 22 लाख का 18% होता है 3.96। सही है क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है, फेस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जितना तुम्हारा पैसा लगा उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। $40 लाख का मटेरियल है, उसमें से 20% आपने सैंपल बांटा है। तो एक बार सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 80% ही लेते हैं, 32 लाख एक बार, हाँ। और 32 लाख का ऊपर इंट्रा है, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, यानी 1.92। अब जो सैंपल बांटे वो भी तो कॉस्ट है। अरे जो सैंपल में मटेरियल बांटा है वो भी तो खर्चा ही है, तो वो भी आएगा 8 लाख। लेकिन सैंपल पे प्रॉब्लम क्या है? सैंपल पे आईटीसी नहीं मिलता। इस 32 लाख पे तो क्या वो आईटीसी मिल गया, इस 60 लाख पे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट माना जाएगा 8.96। 8 लाख पे जो आपका जीएसटी लगा है, वही फंडामेंटल रिपीट हो रहा है कि जिस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता वो टैक्स कॉस्ट में ऐड हो जाता है। सैंपल पे आईटीसी नहीं मिलता, इसलिए सैंपल का जीएसटी कॉस्ट में ऐड हो गया। आई होप ये सबने राइट किया। हाँ चलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। सन्ड्री मटेरियल, नहीं सन्ड्री एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग आईजीएसटी 4 लाख, तो 26 and 4 हो गया। हाँ बोलो। क्योंकि सारी जीएसटी का तो आईटीसी मिलता है, तो मैंने आईटीसी ले लिया, और जब 4 लाख का आईटीसी मिल गया तो कॉस्ट में क्यों ऐड होता? क्लियर? व्हाट एल्स? हो गया। ये मेरा आ गया कॉस्ट। कॉस्ट टोटल मार लेते हैं, 26 4 30 30 30 60 70 70 70 70 70 100 120 133 139 139 140.36। ठीक है क्या भाई?
360 तो नजर आ रहा है, 72 कहाँ नजर आया तुम्हें? हाँ हाँ, वो तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा। नहीं सुनो ना, वो तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा। सुनो ना, वो तो एबनॉर्मल लॉस में जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस तो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता, सैंपल कॉस्ट शीट में आता है। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना आप। सैंपल कॉस्ट शीट में आता है, तो सैंपल के ऊपर जो जीएसटी लगा वो भी कॉस्ट शीट में आया। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट शीट में नहीं आता, तो एबनॉर्मल लॉस पे जो जीएसटी लगा वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएल में जाएंगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा टैक्स नहीं है ये। क्लियर? और 140.36, हाँ क्या बोल रहे हो यार? 96 और 4.36 ही तो आएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट है 40% ऑन सेल। यदि सेल 100 तो प्रॉफिट 40, तो कॉस्ट 60, यानी कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशन है 6 और 4 का। अरे हाँ बोलो, तो प्रॉफिट कितनी हो गई? 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 140.36, 56, 90 समथिंग होगा यार, 93.57। ये मैं निकाल सकता हूँ, 93। मजा आया क्या? जिसका राइट हो गया कॉस्ट शीट, और कोई ना कुछ मिस्टेक कर दिया। इन्होंने एबनॉर्मल लॉस वाली मिस्टेक कर दी, इन्होंने कैपिटल नहीं, इन्होंने सैंपल वाली मिस्टेक कर दी, इन्होंने सन्ड्री एक्सपेंडिचर वाली मिस्टेक कर दी। सन्ड्री एक्सपेंस सैंपल। चलो एनी हाउ, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी सब साथ में है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मैडम सुनो ना, कॉपी मत मारो, बाद में पिट लेके घर पे आराम से बनाना। अभी आप बात की प्रोसेस भी देख लो ना। क्लियर है ना अभी तक तो सारा? हाँ बस परफेक्ट है। फिर सेल कितना हुआ आपका? आपका सेल हुआ 233.93। इसमें से आधा इंट्रा स्टेट है, आधा बताना कितना हुआ? 233 का 965, इसको पर 6%, तो 60, 69, 7.018। सेल इंटर स्टेट कितना हुआ? सर इंटर भी इतना ही हुआ, आधा, और ये दोनों आ जाए 14.36। तो मेरे को आज जीएसटी देना है 14.036 आईजीएसटी, 7.018 सीजीएसटी, 7.018 सीजीएसटी। इधर मेरा आईटीसी कितना पड़ा है? इधर मेरा आईटीसी है 4.32, 7.9, 8। मैं देख लेता हूँ ना, 3, 3, 6, 4, 10, 7 तो होता ही नहीं। 11. पक्का? कैसे? मैं तो 6 to 8 ही आ रहा है। नाइन टू आ रहा है। ओ ये 3.24 है, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। या आपको आईजीएसटी देना है, या आपको सीजीएसटी देना है, या आपको एसजीएसटी देना है। आपका आउटपुट जीएसटी कितना है? 14.036, 7.018, 7.018। लेस आईटीसी कितना है? पहले किसका आईटीसी यूज करूं? आईजीएसटी का। हाउ मच? 11.92। ये तो इसी से एडजस्ट हो जाएगा, कुछ करने का है नहीं। सीजीएसटी किससे एडजस्ट होगा? पहले तो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, 4.32। एसजीएसटी किससे एडजस्ट होगा? पहले तो एसजीएसटी से। खत्म, स्टोरी ओवर। जीएसटी पेबल इन कैश 2.116, 2.698।
ब्रेक ले लो आप। ये जस्ट एक वार्म अप एक्सरसाइज थी कि आप बार बार इसके टच में रहो। ये सब मैंने टफ नहीं बनाया क्योंकि वार्म अप था, लेकिन ऑब्वियसली अब अगली क्लास में इसे थोड़ा टफ बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये अपना मिनिमम लेयर है, अब इसके नीचे हम लोग कभी नहीं उतरेंगे किसी भी सम में। ये मिनिमम लेयर तो हमने दूसरी बार बना दिया आज। ये मुझे नया सिखाना था, ये मैंने नया सिखा दिया आपको, और अब हमारा मिनिमम लेयर है, हम लोग इसके नीचे कोई सम नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सुना क्या जीएसटी में? हाँ बताओ, एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? लाउडर। नहीं नहीं। और इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है क्या? यस। कुछ भी इंपोर्ट कर लो जीएसटी लग जाएगा क्या? मतलब जो टैक्सेबल गुड्स है उसकी बात कर रहा हूँ, जो टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस है, कोई भी इंपोर्ट करे जीएसटी लग जाएगा क्या? आप, हम, कोई भी? ओके ठीक, यही सब बात करेंगे अपने। सबसे पहले मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताऊं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी एकदम डेप्थ में नहीं जा रहे। एक्सपोर्ट ऐसा चैप्टर है जो हम लोग यहाँ पे 3 से 4 क्लास करते हैं। अभी मैं आपको 3 या 4 मिनट बोलूंगा। यानी आप जो सीखने जा रहे हो ना एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। क्या एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता? तो हमारे एक्सपोर्ट को बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। वाई दिस नेम, इसके ऊपर अपने 2 मिनट बाद में बात करेंगे। एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता, तो लॉ हमारा बोलता है तुम्हारी चॉइस है। पहली चॉइस है आप जीएसटी पे कर दो, दूसरी है आप जीएसटी पे मत करो भले। अरे ये क्या बात बोल रहे हो? यदि आप जीएसटी पे करेंगे, बाद में जितना आपने जीएसटी पे किया उतना आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी अल्टीमेटली आपको ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगा। या फिर यहां पे आप बॉन्ड साइन करिए, बॉन्ड में आप ये डिक्लेयर करिए कि मैं ये गुड्स एक्सपोर्ट के लिए निकाल रहा हूं और मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। बस आप ये बॉन्ड साइन कर दीजिए, फिर भले ही आप जीएसटी ना दे, आप अपना माल ले जाओ। तो आपके पास 2 चॉइस है। यदि आप एब्सोल्युटली जीएसटी देना ही नहीं चाहते तो फिर आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और यदि आप एक बार जीएसटी देने में कंफर्टेबल हो तो एक बार दे दीजिए, बाद में रिफंड ले लेना, क्या प्रॉब्लम है? यदि आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो अभी हमारी मोदी सरकार के ऊपर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो इतना सारा रिफंड बाकी है कब लौटाओगे? तो उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सबका रिफंड लौटा देंगे, सबका रिफंड लौटा देंगे। ऐसे जो से वो लोग दावा पेश कर रहे हैं, कर भी देंगे शायद। खैर, अब आपको ये सोचना है कि विच वन इज द बेटर चॉइस? बॉन्ड। ये तो वही बात हो गई कि चॉइस मिलती है, आप सोचना शुरू कर दिए इस दरवाजे से जाए कि उस दरवाजे से जाए। एब्सोल्यूट है, इसमें क्या करना? हाँ फिर अच्छा, फिर मोदी सरकार के ऊपर चैलेंज क्यों है कि अभी इतना रिफंड लौटाना बाकी है, अरबों खरबों का रिफंड लौटाना बाकी है? तो आश्चर्य हो रहा है कि अरबों खरबों इसमें गए क्यों? सभी को एब्सोल्युटली इस दरवाजे से जाना था। व्हाई दिस दरवाजा? व्हाई हैव यू ऑप्टेड दिस? ऐसा मुझे लगा कि कभी एग्जाम नहीं पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में भी था। एक्सरसाइज जब खत्म, मतलब सिलेबस हटने वाला था, जीएसटी आने वाला था, उस समय जाते जाते उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सपोर्ट पे एक्सरसाइज लगता है कि नहीं लगता, और यदि लगता है तो विच वन इज द बेटर चॉइस? लॉजिकल क्वेश्चन मैंने एग्जाम्स में कभी नहीं देखा, लीगल क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, विच वन इज द बेटर चॉइस? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक ऑब्वियसली, इस सिचुएशन इट वेरीज। ओके, सो वेरी कैसे कर सकता? वैसे आई पे जीएसटी, मैं बताता हूँ। जीएसटी देने के लिए 2 पॉकेट होते हैं, दिन का चिक्का 2 पॉकेट। 1 पॉकेट इज ऑफ योर आईटीसी, आप इससे भी जीएसटी दे सकते हो, और ये पॉकेट है कैश। बताइए आपको माया किससे? कैश से माया कि आईटीसी से भी माया है? कैश से माया, मेरे जेब से पैसे नहीं जाने चाहिए। आईटीसी में मेरा पड़ा है बैलेंस। अब बताओ, मेरे आईटीसी में सरप्लस बैलेंस पड़ा हुआ है और उधर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बताओ मैं जीएसटी पे करना प्रेफर करूंगा या नहीं प्रेफर करूंगा?
I will say, okay, I will pay GST, no issue. I have sufficient ITC. I have sufficient ITC, I will prefer to pay GST. And suppose I am a regular exporter, तब तो डेफिनेटली मेरे पास ITC भरा पड़ा है, मेरा तो सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ ही है, और तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा लोकल सेल है ही नहीं, तो मेरा टैक्स नहीं देना होता ही नहीं है, तो खाली ITC है, क्या करूँ? पैसे लाई तो फॉर दिस, क्यों बॉन्ड साइन करना है? पे ITC रिफंड कैसे होगी, ITC रिकवर कैसे होगी? ये तो कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, मेरे को ITC रिफंड चाहिए, आई विल पे GST। जब आप पे करेंगे तो पेमेंट होगा कहाँ से? ITC से, और जब रिफंड आएगा तो किस में आएगा? कैश लेजर। तो इस तरीके से आप अपने ITC को कैश लेजर में कन्वर्ट कर दोगे, एंड दैट इज वाई दिस वन इज वेरी 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 पॉपुलर मोड। सो यदि आपसे तो पूछे विच वन इज द बेटर चॉइस, तो डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। इफ यू हैव सफिशिएंट बैलेंस इन ITC, देन पे आउट ऑफ दिस, गो फॉर दिस मेथड, अदरवाइज ऑब्वियसली दिस वन। तो इंडिया में दोनों ही बहुत ही फ्रिक्वेंटली पॉपुलरली यूज्ड है। बात क्लियर? मैंने बस ये आपको फंडामेंटल दे दिया। एक छोटी सी बात और बताओ, एक मेरा नाम है, इसको जीरो रेटेड सप्लाई क्यों बोलते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सपोज एक बंदा है जो किताबों में डील करता है, वो पेपर खरीदता है, पेपर में वो बहुत GST देता है, 50 लाख का पेपर खरीदा है, 12% GST दिया है, 18% GST दिया है। अब पेपर से वो किताबें बनाया, किताबें एग्जैम्प्टेड है, क्या उसे इसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूरा इंडिया का पब्लिकेशन हाउस तुमसे पूछ रहा है कि हमारी तो आउटपुट होती है किताबें, किताबों पे हमें GST देना नहीं रहता, परंतु हमारा जो इनपुट है वो है पेपर, और पेपर पे GST लगता है। तो बताओ क्या उस पेपर का GST लगा हुआ था हम ITC क्लेम कर सकता है? लाउडर। एंड आंसर इज एकदम ध्रुव सत्य है ये कि यदि तुझे आउटपुट पे GST नहीं देना तो इनपुट का ITC भूल जा। When the output is exempted, input is not eligible for ITC। ये एकदम पक्का वाला सत्य है, ठीक है? नीचे उतरे। अब सपोज मेरा दूसरा बिजनेस है, मैं कपड़े क्लोथ बनाता हूँ, रेडीमेड शर्ट। मेरा आउटपुट पे GST लगता है, मेरा इनपुट पे भी GST लगता है, लेकिन आउटपुट मेरा एक्सपोर्ट होता है, तो क्या मैं इनपुट का ITC ले सकता हूं? एक्सपोर्ट मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्स देना ही नहीं है। यदि भूल से दे भी दिया तो रिफंड आ जाएगा। तो बताइए क्या इनपुट का मुझे ITC मिल जाएगा? लाउडर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन वाई, इसको क्यों तोड़ा आपने? ये तो नियम वाला बनाया था, जब आउटपुट एग्जैम्प्टेड है तो इनपुट का ITC नहीं मिलेगा, ये आपने अच्छा वाला नियम बनाया था। अब आप अचानक बोल रहे हो कि यदि आउटपुट पे GST नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट हो रहा है, तब भी इनपुट पे ITC मिल जाएगा। वाई ये बताइए, और क्या आप कंफर्म है क्या ITC मिल जाएगा? एंड आंसर इज ITC मिल जाएगा। एक्सपोर्ट पे जितना भी मटेरियल यूज हो रहा है सबका ITC मिल जाएगा। वन थिंग क्लियर? अब मुझे खाली ये बताना लॉजिक। ओके, लॉजिक बताता हूँ। ये जो किताबें अपने यूज करते हैं ना, ये मोटी मोटी किताबें, गवर्नमेंट हमें बोलता है इस पे GST नहीं लगता। हाँ, गवर्नमेंट बोलता है बच्चों की पढ़ाई की किताबों से हमने GST हटा दी है। ये दुनिया का इतना बड़ा चोरनामा है ना, जिसको कुछ नहीं बोल सकते, महाचोरनामा है। इस किताब पे उन्होंने बोलता हमने कोई GST नहीं लिया, जबकि असली बात यह है कि इसमें इस किताब का सपोज कीमत है 500 रुपये, तो इसमें 200 रुपये का कागज है, पक्का वाला कागज है। सपोज ये 500 रुपये की किताब है तो 40% कॉस्ट ऑफ दी कागज है, इस पर तो GST लगा है, उस तो आपने हमें ITC दिया, तो जिस चीज़ से ITC नहीं मिलता वो चीज़ कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो बताइए जो पेपर पे GST दिया वो इसके प्राइस में इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो बताइए आप लोग ने GST बियर किया कि नहीं किया? किया। इसमें प्रिंटिंग हुआ, प्रिंटिंग पे GST लगता है कि नहीं लगता? लगता है, उसमें भी ITC लगता है। इसमें एक ऑथर की मेहनत है, उस ऑथर की मेहनत पे GST लगता है कि नहीं लगता? लगता है। ऑल टुगेदर इसमें जो जो यूज हुआ है ना, सब पे GST लगता है।
एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। तो यदि किताब 500 में आपको सेल हो रही है, 400 का इसका कॉस्ट है, तो उस 400 के 400 पे जीएसटी लगी है, तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा कि नहीं लगा आपके ऊपर? yes. यदि किताब का दाम 500 है, कॉस्टिंग 400 है, तो आई चैलेंज इस 400 में कम से कम 50 रुपया जीएसटी है कॉस्टिंग में, जो अल्टीमेटली आप ही बेयर की है। इस पे जीएसटी लगा दो, इससे अच्छा इस पे जीएसटी लगा दो, लेकिन नहीं, किताबें जीएसटी से एग्जैम्प्टेड है, कोई काम की बात नहीं बात। ठीक है, ये बात क्लियर कि कोई चीज आप एग्जैम्प्ट बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैम्प्ट हो गया। इनपुट पे तो जीएसटी लगा ही है ना यार, तो इनपुट का जीएसटी तो कॉस्ट में ऐड हुआ ही है, कॉस्ट का ही तो जोड़ मिला के प्राइस बना है। ओवर। दूसरी बात, एक्सपोर्ट को आप क्या करना चाहते हो? कॉम्पिटिटिव, अपना प्राइस सबसे सस्ता या अपना प्राइस ठीक ठाक? सबसे सस्ता, क्योंकि हमें ग्लोबल कंपटीशन करना है। इसलिए एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसलिए एक्सपोर्ट पे या तो जीएसटी देना ही नहीं है, और यदि दिया भी है तो रिफंड ले लो। ये करने से आउटपुट का जीएसटी एग्जैम्प्ट हो जाता है, लेकिन इनपुट पे जो जीएसटी लगा है वो तो कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा ना। तो इसलिए एक्सपोर्ट को बोला ठीक है, इनपुट पे भी आईटीसी लो, उसका भी कॉस्ट हटाओ। अब यदि किताब एक्सपोर्ट हो रही है तो इस पर जितना जीएसटी लगा ना सबका आईटीसी मिल जाएगा। तो यदि मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 400 रुपया, बिकॉज आई एम लोकल वेंडर, सपोज ये एक्सपोर्टर है, तो इसका इसी किताब का कॉस्ट पड़ेगा 350 रुपया, तो ये मार्केट में 380 में बेच पाएगा, मैं 380 में नहीं बेच पाऊंगा। मैं यदि एक्सपोर्ट करूंगा, सपोज मैं यदि लोकल मार्केट में बेचूंगा तो मैं बेचूंगा 425 में, ये बेच देगा 380 में, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इसको इनपुट पे आईटीसी मिला। अब बताओ, एक्सपोर्ट पे इनपुट पे आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बात कभी नहीं भूलोगे कि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इनपुट पे आईटीसी मिलता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड मतलब इसमें जीएसटी का एलिमेंट जीरो है, न इसका आउटपुट पे जीएसटी है, न इस पे इनपुट पे जीएसटी है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट एग्जैम्प्टेड सप्लाई, इट इज जीरो रेटेड सप्लाई। इसको एग्जैम्प्टेड सप्लाई भी तो बोल सकते हैं। नो नो, इट इज नॉट एग्जैम्प्टेड सप्लाई, इट इज जीरो रेटेड सप्लाई। इसमें ना इनपुट पे जीएसटी ना आउटपुट पे जीएसटी। इट्स ए स्पेशल टर्म जो सिर्फ दो सप्लाई के लिए यूज होता है, एक एक्सपोर्ट और एक क्लियरेंस टू सेल्स। What is zero rated supply? Zero rated supply means export and clearance to special economic zone. I hope SEZ आप थोड़ा सा जानते होंगे, ठीक है? ये क्लियर? आप इसको कॉपी कर लो ना। एक्सपोर्ट ऑब्लिक क्लियरेंस टू सेज इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑब्लिक क्लियरेंस टू सेज इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई। इसलिए आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस जीएसटी पे ही मत करिए, बॉन्ड साइन कर दीजिए, और दूसरा पे जीएसटी एंड क्लेम रिफंड एंड क्लेम रिफंड। तो एक्सपोर्ट का भी एकदम हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। हम लोग कई बार टीचर्स स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, इतना लॉजिक क्या समझना है यार, ठीक है ना? लेकिन अल्टीमेटली यदि आपको सब्जेक्ट अपना बनाना है तो लॉजिक आनी चाहिए। चलो हटाते हैं, हम लोग आगे बात कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं इंपोर्ट की। इसको रेज मारूं? ठीक है, नीचे नोट लिखो ना। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। अच्छा, मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली जो तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये वैसे तो एग्जैम्प्टेड सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जैम्प्टेड सप्लाई हो जाए तो आईटीसी मिल जाएगा। यानी वैसे तो किताबों पे आईटीसी नहीं मिलती क्योंकि एग्जैम्प्टेड गुड्स है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जैम्प्टेड गुड्स करेंगे तो आईटीसी मिल जाएगी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट को कोई भी हाल पे डिग्रेड नहीं करना चाहते। ठीक है ना? ठीक है ना? एक इंडिया का रुपी है जो कि इंडिया में चलता है, नेपाल में चलता है, भूटान में चलता है। नेपाल में आप रुपया लेके चले जाओ, आपका जीविका हो जाएगी, आपको खाना मिल जाएगा।
लेकिन यदि आप वही रुपया लेते अमेरिका चले जाएंगे, आपको खाना भी नहीं मिलेगा। यू नीड डॉलर। तो इंडिया का रुपी सिर्फ इंडिया में चलता है, थोड़ा बहुत नेपाल चलता है, थोड़ा बहुत भूटान चलता है, थोड़ा बहुत जिम्बाब्वे चलता है, ठीक है। लेकिन यूएस का डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। इंडिया में ऐसे नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो इंडिया में एक्सेप्टेड करेंसी है यूएस डॉलर। रीजन वाई? बिकॉज सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? यूएस। यदि इंडिया भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो जाए, तो जैसे आज सारे डॉलर, सारे मेजरमेंट यूएस डॉलर में हो रहे हैं, कल सारे डॉलर, सारे मेजरमेंट इंडियन रुपी में होंगे। एक्सपोर्ट किसका ज़्यादा है, दैट इज द कंपटीशन। इसलिए एक्सपोर्ट को हम लोग बोल्ड बूस्ट करना चाहते हैं। तो एग्जाम्प्टेड प्रोडक्ट को भी यदि आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो ऐसे तो आईटीसी नहीं देते, अब आईटीसी दे देंगे। बात क्लियर? दूसरी बात करते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे जीएसटी लगेगा? यस, लगेगा। इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब जो इंपोर्ट करेगा वो जीएसटी देगा। डोंट कॉपी। हाँ, वो जीएसटी देगा। अब क्वेश्चन आ रहा है, यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, चलो इंपोर्ट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन वो जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। आरसीएम, इंपोर्टर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। ओवर, खत्म। क्या इंपोर्टर इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है? यस, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। ये बोलने की बात ही नहीं थी। अभी अभी हमने एक सम बनाया, जिसमें हमने मशीनरी इंपोर्ट की थी, उसमें हमने आईजीएसटी दिया था, हमने उसका आईटीसी क्लेम किया, बिंदास, कोई इशू नहीं है। इंपोर्ट बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब बताइए इसका क्या होगा? हाँ, ये तो अनरजिस्टर्ड बंदा है। ये तो एक हाउसवाइफ है जिसने मोबाइल में कोई फॉरेन से सामान परचेज कर लिया मोबाइल पे। ये तो एक बच्चा है जिसने एक वीडियो गेम डाउनलोड कर लिया, पेमेंट कर दिया इसने। ये तो अनरजिस्टर्ड बंदे हैं। ये जीएसटी देंगे? ऑर्डर ये देंगे? उस छोटे बच्चे से तुम जीएसटी लेगा? कैसे लेगा? क्या बोलेगा? छोटे बच्चे, जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करा लो, जीएसटी दे दो। बोलो बोलो, लाउडर। आपके पास दो चॉइस है, या तो बोलिए टैक्सेबल या फिर बोलिए एग्जैम्प्टेड। लाउडर। एग्जैम्प्टेड। आप मनमोहन सिंह पार्टी हो, क्योंकि सर्विस टैक्स लॉ में एग्जैम्प्टेड था जो मनमोहन सिंह सर ने बनाया। उन्हें लगा कि यार छोटा बच्चा जीएसटी कैसे दे सकता है, हम लोग से कैसे ले सकते हैं, नॉट पॉसिबल, इसको एग्जाम्प्ट कर दो आप। उन्होंने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। किसको? छोटे बच्चे को। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जाम्प्टेड बाय मनमोहन सिंह इन सर्विस टैक्स लॉ। मोदी जी आए, बोले हमने तो जियो ला दिया, गांव गांव के बच्चों और औरतों के पास भी मोबाइल है, और हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड के वीडियो गेम खेले, वर्ल्ड वाइड के अच्छे प्रोडक्ट यूज करे, तो इनको एनकरेज करो कि आप खरीदो जो खरीदना है। जियो मोबाइल इनको एकदम सस्ते में दिलवाया मोदी जी ने। हाँ, अब ये छोटे छोटे बच्चे आए दिन बैठे बैठे 40 रुपए का वीडियो गेम खटाखट डाउनलोड करते हैं। मोदी जी ने हिसाब मनवाया तो मालूम पड़ा अरबों रुपए का वीडियो गेम डाउनलोडिंग हो रहा है इंडिया में। पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल मार्केट इंडिया है। पहला कोई वीडियो गेम बने तो इंडिया के बच्चों को दिमाग में रख के रावण जैसा कोई वीडियो गेम बनाओ, ताकि इंडिया के बच्चे उसको एक्सेप्ट करें। इंडिया की हाउसवाइफ जो मूवीज पसंद करती है वैसे कोई मूवीज बनाते लगाओ ताकि वो लोग डाउनलोड करें। इंडिया के बच्चों को पसंद आना चाहिए। हाँ, एवेंजर्स जैसे मूवी कौन पसंद करेगा? इंडिया के बच्चे। हाँ, ढाल लेके खड़ा हो गया। इंडिया के बच्चे, इंडिया का लोग बहुत पसंद करते हैं सब।
तो इन्हें लगा कि यार ये तो अरबों खरबों का रुपया है जो इंडिया से बाहर आउटफ्लो हो रहा है और कोई टैक्स देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जीएसटी। अब सबसे बड़ा चैलेंज था जीएसटी देना कौन? बच्चा तो देने से रहा, इम्पॉसिबल है, भूल जाइए। हाउसवाइफ तो देने से रही, भूल जाइए। और वो जो एक्सपोर्टर वो तो फॉरेन में बैठा है, वो बोला हम पागल हुए, कैसे देगा? यूएनओ बोल के भी कोई चीज़ है, उसकी भी तो बात माननी पड़ेगी। WTO बोल की भी तो चीज़ है। तो वो एक्सपोर्टर तो देने से रहा। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया कि एक बात बताइए, ये अनरजिस्टर्ड बंदा, ये जो वीडियो गेम है, ये क्या डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है? तो मालूम पड़ा नहीं, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचता, बीच में कोई ना कोई अच्छी खासी वेबसाइट होती है, इनके थ्रू ये माल आता है। सारे वीडियो गेम तो एक ही वेबसाइट पे अवेलेबल है, बच्चा उस वेबसाइट पे जाता है, सर्च करता उठा लेता है। यानी एक वेबसाइट पे सारे वीडियो गेम अवेलेबल थे, एक पोर्टल पे बहुत सारे वीडियो गेम अवेलेबल थे। उसने वहां पे जाते इसको बोला, भाई सुन, तुम्हारा नाम है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, तुझे इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बोला मैं अमेरिका से हूँ, बोला तुम कहीं से भी हो, इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड इस तरीके के केस में OIDRS will be liable to pay GST. Liable to pay GST. क्लियर? RCM लगा क्या? नहीं, न सप्लायर ने टैक्स दिया, न रेसिपिएंट ने टैक्स दिया, OIDRS ने टैक्स दिया, जिससे वाया माल आया था, जिससे वाया सर्विस आई थी। क्लियर? और सपोज OIDRS डज नॉट एडजस्ट, डायरेक्ट कंज्यूमर ने बेचा, सॉरी डायरेक्ट सप्लायर ने बेचा, डज नॉट एडजस्ट, मतलब मैंने डायरेक्ट USA के सप्लायर से लिया है, तो भैया तब तो फिर कोई टैक्स नहीं देगा, नॉट लायबल टू पे टैक्स। इंपोर्ट क्लियर? इंपोर्ट पे RCM क्लियर? हाँ, कॉपी करिए। आज की क्लास हम लोग यहीं पे होल्ड कर लेते हैं। थर्सडे यदि क्लास चली तो थर्सडे भी इंट्रो होगा, लेकिन थर्सडे के बाद हम लोग अपने नए चैप्टर में आ जाएंगे। अभी मेरी एक इंट्रो की क्लास और बनती है जिसमें थोड़े बहुत सम होंगे, स्पेशली RCM मुझे आपको बताना है इंट्रो में। आज हमने बहुत धीरे धीरे आराम से एक सम बनाया, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट सीखा, थोड़ा सा TDS TCS का कॉन्सेप्ट सीखा, और थोड़ा सा बस थोड़ा सा कैजुअल टैक्स पेयर NRTP का कॉन्सेप्ट सीखा, बस। कब मिलोगे? मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे। सबके पास मेरा नंबर सेव है क्या? यदि हम लोग ब्रॉडकास्ट बनाएंगे तो आपके पास ये वाला नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है?